नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए जो आपकी पेट की परीक्षा होनी है इसके लिए एमसीक्यूज कर रहे थे और एमसीक्यूज कर रहे थे पॉलिटी के। ठीक है, पॉलिटी के एमसीक्यूज हम लोग 25 तक कर चुके थे और इसी के आगे शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं 2-3 जानकारियां आपको दे दूं। अगर आप यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी या फिर कुछ अन्य एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं जैसे हाई कोर्ट आरओ या इनके लिए अगर आप बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो, हिस्ट्री स्पेशल, पॉलिटी स्पेशल, ठीक, या फिर आप ज्वाइन करना चाहते हो यूपीजी के और कंप्यूटर स्पेशल, तो आप इन बैचेस से जुड़ सकते हो। ये सारे के सारे बैचेस आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, तो आप इन बैचेस से जुड़िए। और एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री के बैच से जुड़ने के लिए KD0102 कूपन कोड, पॉलिटी से जुड़ने के लिए KD01 कूपन कोड का इस्तेमाल और यूपीजी के और कंप्यूटर के कॉम्बो बैच से जुड़ने के लिए KT21 कूपन कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। 26 नंबर को पढ़ो। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। बात हो रही है यहाँ पर डीपीएसपी की। अब मैं आपको लिए चलता हूँ डीपीएसपी में। डीपीएसपी का सीधा सा मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, या सिद्धांत कह लो आप। तो ये जो तत्व हैं संविधान के किस भाग में है, आप बताओगे भाग है 4। अनुच्छेद अगर आपसे पूछ दे कहाँ से कहाँ तक हैं, तो क्या बताओगे आप? ये हैं आर्टिकल, चूंकि 12 से लेकर 35 तक तो फंडामेंटल राइट्स हैं और ये हो जाएंगे 36 से लेकर 51 तक। स्रोत क्या है, यानी हमने डीपीएसपी कहाँ से लिया है, ये सिद्धांत कहाँ से लिए हैं, तो आयरलैंड से। और आयरलैंड से ने कहाँ से लिए थे, स्पेन से। ये जो डीपीएसपी हैं कहते हैं कि जब भी कभी स्टेट पॉलिसी बनाता है तो इन्हीं डीपीएसपी को अपने पास रखता है। उन पॉलिसीज में डीपीएसपी के सिद्धांत झलकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये राज्य के लिए एक सकारात्मक होता है। साथ ही साथ डीपीएसपी गैर वाद योग्य होते हैं। गैर वाद योग्य यानी कि अगर सरकार किसी वादे को पूरा नहीं कर रहा है तो फिर आप उन वादों को लेकर, उस समस्या को लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते। अब वापस आओ जरा। डीपीएसपी को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। केवल राजनीतिक नहीं है, गलत हो जाएगा। केवल सामाजिक भी नहीं है, गलत हो जाएगा। गांधीवादी प्रजातंत्र ये भी गलत है। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, यही सही होगा। 27 देखो। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? पढ़ो जरा इसको। ऑप्शन: एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल ठीक है। सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, ये भी सही है। धार्मिक राज्य की स्थापना करना। डीपीएसपी का मतलब धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है। मैंने आपको जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे अपने बैच में, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें धर्म की उपासना की स्वतंत्रता देते हैं, धर्म को प्रैक्टिस करने की स्वतंत्रता देते हैं, उसे प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देते हैं। लेकिन धार्मिक राज्य को इस्टेब्लिश करने की कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, बल्कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। अब एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये सारे सही हैं, लेकिन सी पार्ट आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाओ। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से कैसे भिन्न है, ये मैंने आपको मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में मुख्य अंतर क्या होता है इसके बारे में हमने आपको बताया था। ठीक, एक बात मैं और आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर आओ। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की, ये है एफआर यानी मौलिक अधिकार, और यह है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये दोनों ही हमारे अधिकार हैं, लेकिन इन दोनों अधिकारों को दो भागों में क्लासिफाई कर दिया गया था। ये आपको मैंने बताया हुआ है। ठीक, अब अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो आपको पता होगा ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। ये कल्याण को तो प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन ये कल्याण कैसा? ये कल्याण होगा व्यक्तिगत। व्यक्तिगत अर्थात आपसे अगर पूछा जाए मौलिक अधिकार किस प्रकार के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, व्यक्तिगत। लेकिन अब आ जाओ डीपीएसपी। डीपीएसपी भी प्रोत्साहित करता है कल्याण को, लेकिन ये जो डीपीएसपी में दिए गए तत्व हैं ये सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। बात समझ पा रहे हो? इसके अलावा ये जो
फंडामेंटल राइट्स हैं, कहा जाता है कि ये नकारात्मक हैं, नकारात्मक, जबकि डीपीएसपी कैसे हैं, ये सकारात्मक हैं। ठीक है, मैंने आपको थ्योरी में भी ये सारी बातें आपको पढ़ाई हुई हैं, तो आप वहां से एक बार चेक करिए और रिवीजन करिए, क्योंकि थ्योरी से इस प्रकार के सवाल बनाए जाते हैं जैसे ये सवाल पूछा गया है। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से किस प्रकार भिन्न है? तो पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उपरोक्त राज्यों के लिए पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, जबकि उपरोक्त है। निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, क्या ये सही है? नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, हाँ बिल्कुल सही है। जबकि फंडामेंटल राइट्स परिवर्तनीय है, इसीलिए कहा गया है फंडामेंटल राइट्स वाद योग्य हैं, और जबकि डीपीएसपी ये गैर वाद योग्य हैं। ठीक है, सी पार्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट देखो, 29 नंबर कह रहा है कि निदेशक तत्व क्या है? वाद योग्य तो है नहीं, अवाद योग्य होगा, यही सही है ना? 29 क्वेश्चन नंबर 29 का बी पार्ट। 30 देखो, 30 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथन दिए गए हैं और कह रहा है कि इनको पढ़ो और बताइए कि कौन से कथन सही हैं। कह रहा है कि विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं नीति निर्देशक तत्व। क्या ऐसा है? विधायिका के कर्तव्यों पर कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं? नहीं, ये गलत है। और आगे दिया है कार्यपालिका के कृत्यों का निर्बंधन करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ डी पार्ट सही होना चाहिए। एक और दो दोनों गलत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का डी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 31। 31 में कह रहा है कि भारत के संविधान के का एक भाग है, भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, कौन से सही है कौन से गलत हैं। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय होंगे? नहीं, ये गलत है। ठीक, आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 31 के 2 में आओ। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ये सही है। दूसरा, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, बिल्कुल सही है। कहते हैं कि जो डीपीएसपी में तत्व दिए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक पोर्शन दिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसी में झलकते हैं। जैसे रोजगार देने की बात तो आपने मनरेगा वगैरह का नाम सुना होगा, है ना? ये रोजगार देने का काम कर रही है सरकार की कुछ योजनाएं। इसके अलावा शारीरिक या फिर आर्थिक रूप से असक्त लोगों की मदद करना, या फिर आपने पंचायती राज की स्थापना, ये भी आर्टिकल नंबर 40 में है, इसी डीपीएसपी में है। तो सरकार ने पंचायती राज का गठन किया हुआ है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे कैसे होंगे, ये भी डीपीएसपी का ही पार्ट है। तो कहीं ना कहीं डीपीएसपी के जो तत्व दिए गए हैं, वो तत्व सरकार बनाने और साथ ही साथ सरकार की पॉलिसीज में झलकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, पहला गलत होगा। ठीक है, 31 का सही उत्तर होना चाहिए 2 और 3, यानी कि डी पार्ट। नेक्स्ट देखो 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? ये है 39, 38, 36 और 37। ये चार के चारों आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। देखो, मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ। मैंने लिखा अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39। 36 में क्या है, सबसे पहले तो मुझे ये बता दो। आर्टिकल नंबर 36 में क्या है? 36 में है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। ठीक है, 37 में आओ जरा, यहाँ पर क्या कह रहा है? डीपीएसपी का न्यायालय में वाद योग्य ना होना, ये 37 में है। यानी कि डीपीएसपी डीपीएसपी का न्यायालय में न्यायालय में वाद योग्य ना होना, याद रखिएगा। अब आ जाओ 38 में। 38 क्या कह रहा है? राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है स्टेट की। अब यहाँ पर आओ, आर्टिकल नंबर 39 लिखा है आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराना, ये 39 का है। समान वेतन स्त्री और पुरुष को प्रदान करना, ये आर्टिकल नंबर 39 में दरअसल कई सारे क्लॉजेस हैं, उसी का एक पार्ट है। तो लिख लो, समान वेतन उपलब्ध कराना। और ये समान वेतन किसके लिए?
स्त्री और पुरुष को समान कार्य के बदले समान वेतन, साथ ही साथ आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराना, ये 39 में है। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा था कि न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, ये कहाँ पर दिया गया है? ये दिया गया है 37 में। 33 में आओ, 33 में कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, बिल्कुल सही है। तो बी पार्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। 34 में आओ, कह रहा है कि 34 नंबर में राज्य की जो डीपीएसपी तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में ये कथन दिए हैं, कह रहा है कि सही बताओ। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करना। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय एनफोर्सिबल नहीं है। हाँ, ये भी ठीक है। 34 का बी हो जाएगा, है ना? एक मिनट, एक और दो सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो। 35 कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कौन से कथन सही नहीं है? अब यहाँ कथन पढ़ो जरा। सबसे पहला पढ़ो, कह रहा है राज्य का यह कर्तव्य है कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को वो लागू करे। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करे मतलब क्या है? जस्ट वेट, क्या कह रहा था? सही नहीं है, ये कह रहा है ना। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो कानून निर्माण में इस सिद्धांतों को लागू करे, बिल्कुल सही है। यह देश के सुशासन में मौलिक है, ये भी ठीक है। यह राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। कानूनी कर्तव्य नहीं, क्योंकि ये वाद योग्य है ही नहीं, तो फिर कानूनी कर्तव्य कहाँ से आ जाएगा? यह विधायिका और कार्यपालिका के लिए केवल निर्देश हैं, ये भी सही है, सी गलत होगा। 36 देखो, 36 नंबर कह रहा है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश कहाँ पर है, पता है आपको? ये न सिर्फ डीपीएसपी में है, बल्कि ये प्रस्तावना में भी है। प्रस्तावना का मतलब होता है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? इसे ही कहा जाता है संविधान की कुंजी। तो डीपीएसपी और प्रस्तावना दोनों में है। यहाँ पर डीपीएसपी भी दिया है, प्रस्तावना भी दिया है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको डीपीएसपी को चूज करना पड़ेगा। देखो, अगर यहीं पर ऑप्शन ऐसे होता कि नीचे कूट दिए होते ए और बी दोनों, सी और डी दोनों, ए और डी दोनों, तो हम ए और डी को चूज करते। लेकिन जब दोनों दिए हो तो आप केवल और केवल डीपीएसपी को चूज करोगे, ठीक है? इस प्रकार के सवाल आयोग के द्वारा पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, 37 राज्य के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो मैंने क्या बताया था अभी, ये डीपीएसपी में भी है और प्रस्तावना में भी है। तो अब इस स्थिति में आप क्या करोगे? प्रस्तावना को ही कहा जाता है उद्देशिका। उद्देशिका, भूलिएगा नहीं, ठीक है? तो 37 में आप क्या चूज करोगे? ए पार्ट चूज करोगे। 38 में आ जाओ। संविधान का कौन सा भाग है जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित किया गया है? प्रस्तावना भी है और नीति निर्देशक तत्व भी हैं, तो आप क्या चूज करोगे? डीपीएसपी, ठीक। नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ पर दूसरा मैंने सवाल लिया हुआ है, कह रहा है कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में भी, मौलिक अधिकार में नहीं, डीपीएसपी में भी। तो अब यहाँ पर एक और दो चूंकि कूट दिया हुआ है, तो ए और सी दोनों सही हो जाएगा, यानी डी पार्ट, ठीक। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14 कह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? कौन से भागों में इनको विभाजित किया जाता है, ये आपको पता होगा। तीन भाग हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय वाले सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो ये तीनों सही हो जाएंगे। जस्ट वेट, देखो यहाँ पर समाजवादी भी सही होगा, उदार बौद्धिक सही होगा, गांधीवादी सही होगा, डी पार्ट सही हो जाएगा। 40 में देखो, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमने कहाँ से ली है? कहाँ से लिए गए हैं प्रेरणा? अभी मैंने आपके वो सबसे पीछे बताया था, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में, ये लिए गए हैं आयरलैंड से, ठीक है? डी पार्ट इसका सही होगा, और आयरलैंड ने स्पेन से लिए हैं। 42 देखो, कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से अपनाया गया है? किस देश से अपनाया गया है, ये पूछ रहा है ना? देखो, यहाँ पर आओ जरा, मैं बात कर लूँ थोड़ी सी आपसे डीपीएसपी की। हालांकि डीपीएसपी मैंने आपसे बात की थी, ये लिए गए हैं आयरलैंड से, आप सबको पता होगा।
आयरलैंड से, ठीक है? अगर हम बात आपसे फंडामेंटल राइट्स नहीं, बल्कि हम आपसे बात करते हैं प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना के संबंध में आप 2 डेट याद रखना, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे बताओ प्रस्तावना को ही कहा जाता है उद्देशिका, अर्थात उद्देश्य प्रस्ताव। तो अगर हम आपसे पूछें कि बताओ संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? कब इस प्रस्ताव को पेश किया गया था? सवाल अच्छा है, पूछा जा सकता है। ये पेश हुआ था 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 नेहरू साहब ने पेश किया था, ठीक है? और पास कब हुआ संविधान सभा से? तो ये पास हुआ था 22 जनवरी को, 22 जनवरी 1947। और अगर हम आपसे पूछें प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो एक शख्स हैं, इनका नाम है नाना पालकीवाला। इन्होंने कहा है, नाना पालकीवाला। अब वापस आओ, सही उत्तर क्या होगा? 42 का। 42 का सही उत्तर होना चाहिए आयरलैंड। 43 देखो, 43 में कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार कहाँ से है? आयरलैंड से है। क्या नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य हैं? नहीं, वाद योग्य नहीं है ये। 45 आओ, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ये टीपीएसपी ही आधारभूत हो सकते हैं, ठीक? इसी में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। 46 देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है? आपको पता होगा, एक आर्टिकल हमने आपको बताया था। कौन सा आर्टिकल है ये? आओ जरा समझते हैं। एक आर्टिकल मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद, देखो, एक तो मैंने आपको बताया था 39 का सी, और एक अनुच्छेद बताया था 39 का डी। ये सी और डी क्या है? दरअसल सी है अर्थव्यवस्था का विकास। इसमें लिखा है कि अर्थव्यवस्था का विकास सरकार ऐसे करे कि धन का संकेंद्रण आम जन के खिलाफ ना हो, अर्थात इसमें धन के संकेंद्रण की बात की गई है। धन का संकेंद्रण आम जन के खिलाफ, आम जन के खिलाफ ना हो। तो यहाँ पर आओ 39 के डी में, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है स्त्री पुरुष को समान काम के बदले समान वेतन। समान काम है तो फिर समान वेतन भी मिलना चाहिए। ये किसके लिए है? ये स्त्री के लिए है और पुरुष के लिए है, ठीक है? वापस आ जाओ। जस्ट वेट, कौन सा क्वेश्चन था? 46। धन का संकेंद्रण, ये डीपीएसपी के विरुद्ध है। 47 देखो, 47 में कह रहा है कि समान काम के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। कहाँ पे? डीपीएसपी में, ठीक है? और मैंने अभी आपको एक आर्टिकल बताया था, समान काम के बदले समान वेतन। तो ये है 39 का डी, इसको भी याद रखना, पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित है? अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, तो ये नहीं है, ये तो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 20 संभवतः, चूंकि वहां पर आपको दिया गया है फंडामेंटल राइट्स, है ना? तो ये गलत हो जाएगा। बी पार्ट देखो, बी पार्ट में कह रहा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये तो आर्टिकल नंबर 21 है, ये भी गलत है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, तो ये भी फंडामेंटल राइट है, ये भी गलत है। पुरुष स्त्रियों को समान काम के बदले समान वेतन, डी पार्ट सही होगा, यही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक। नेक्स्ट देखो 49, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ, ये तो है। समान काम के बदले समान वेतन, यही नहीं है, बी पार्ट गलत होगा, ठीक है? मौलिक अधिकार नहीं है, यही नहीं है, ये बी पार्ट सही होगा। फिर कह रहा है कानून के समक्ष बराबरी, ये भी सही है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है ये। धर्म पालन की स्वतंत्रता, ये भी फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। 50 में आओ, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किसके अंतर्गत की गई थी? डीपीएसपी के। और आपको पता होगा, एक आर्टिकल 40 ये है पंचायत से संबंधित, और आर्टिकल 44 ये है सीसीसी कॉमन सिविल कोड से संबंधित, ठीक है? तो ये पॉलिटी के 50 क्वेश्चंस हैं जो कि हमने आपसे डिस्कस किए। अब इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। इसकी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी हो तो पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पे नहीं बल्कि टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप यहीं से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, धन्यवाद।